तो आई वॉन्ट टू नो हाउ कैन समवन स्कोर 90 प्लस इन ऑडिट। कैसे, मतलब कैसे? तो ऑडिट में बहुत सारे गलतियां हैं जो लोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज टू लिंक बोथ द क्वेश्चन एंड द आंसर एंड टू स्टडी। तो दीस आर सम ऑफ द टिप्स। सीएमए के तीनों लेवल पे फर्स्ट रैंक लाया, और उतना ही नहीं, सीए इंटर में भी रैंक लाया। उतना ही नहीं, उन्होंने सीए फाइनल में भी रैंक लाया, और ऐसा वैसा रैंक नहीं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। मेरा बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के फाउंडर है, को फाउंडर है। वाओ। तो उन्हीं को देख के मुझे एक मोटिवेशन मिला सीए करने के लिए। तो ये हो गया एक पर्सनल ट्रिगर। क्लास 4 के एक स्लैम बुक में भी देख रहा था, वहाँ पे भी लिखा था आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करके। देख के बहुत अच्छा लगा। गॉड, क्या एवरेज स्टडी आज? ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स। आपने कहाँ से आर्टिकलशिप की थी? मैंने आर्टिकलशिप केपीएमजी से की। ओ, केपीएमजी, बिग 4। वाओ। अगर मैं किसी से भी पूछूं, सबका अलग अलग ओपिनियंस था। मेरे बहुत सारे दोस्त भी केपीएमजी ज्वाइन किए, तो एक टोली में। हाँ टोली इंटर का भी पीरियड मेरे बहुत स्ट्रेसफुल था। मेरे मम्मी पापा दोनों को कोविड हो गया था। तो वैसे मतलब आई वाज फीलिंग दैट खत्म ही नहीं हो रहा है, बट देन हियर वेयर फ्रेंड्स कम टू सपोर्ट। तब थोड़ा सा मतलब कंफर्ट लगता है। मेरा ऐसा नहीं, सबका ऐसा ही चलता है। तो ये तो हो गया जो सब्जेक्ट्स जो जनरली यूज करते हैं, जैसे एफआर हो गया, आपका ऑडिट हो गया। अब एसएफएम इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो जनरली यूज नहीं आता ऑडिट में, तो उसमें आपने क्या? क्योंकि मेरा पहला थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट है। जब भी तुम मुझे कोई फॉर्मूला देते थे, पहले मैं देखता हूँ फॉर्मूला कैसे बना है। एड्यू होम कनेक्ट में हमारा एक पोर्टल में हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ऑब्वियसली एमसीक्यू सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है। दोनों अगर इंटरट्वाइंड होते हैं तभी वी गेट अ मीनिंगफुल एक्सपोजर। अभी आपने रिसेंटली एड्यू होम कनेक्ट ज्वाइन किया है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपी तो है इसका कंटेंट एंड क्वालिटी। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। बट सेकंड, द डैशबोर्ड्स आई वुड से। तो यहाँ पे इतना इन डिटेल एनालिसिस होता है कि आपने एक एमसीक्यू कितना समय में अटेम्प्ट किया है वर्सेस क्या आपको टाइम देना चाहिए था टू अटेम्प्ट इट। आज तो हमारे भाग्य खुल चुके हैं। आज हमारे साथ वो शख्स बैठे हैं जिन्होंने सीएमए के तीनों लेवल पे फर्स्ट रैंक लाया, और उतना ही नहीं, उन्होंने सीए इंटर में भी रैंक लाया। उतना ही नहीं, उन्होंने सीए फाइनल में भी रैंक लाया, और ऐसा वैसा रैंक नहीं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। सो वेलकम ऋषभ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच दीपक फॉर द इंट्रोडक्शन। अरे उसमें क्या, अब मुझे क्या स्टार्ट से जानना है। तो आपने हाउ डिड यू कम कि चलो मुझे सीए करना है? ठीक है, आपने डिसाइड कब किया था कि मुझे सीए करना है, और सीए ही क्यों? जी, तो सबसे पहले जो मैंने डिसाइड किया था वो क्लास 4 में था। तो एक रीज़न है, मैं आपको पता है मैं जैन मारवाड़ी फैमिली से हूँ। तो हमारे फैमिली में बहुत सारे सीएस है। यही नहीं, हमारे फैमिली में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल सीए है मोतीलाल ओसवाल जी, जो कि मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के फाउंडर है, को फाउंडर है। तो उन्हीं को देख के मुझे एक मोटिवेशन मिला सीए करने के लिए। तो ये हो गया एक पर्सनल ट्रिगर। फिर क्लास 10 के बाद मैंने सारे कोर्सेज के अपने ओन मेरिट्स डिमेरिट्स देखे। फिर सीए कोर्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल है, जैसे कि आपको ऑब्वियसली पता है। तो इसी वजह से मैंने सीए चूज किया। इतने यंग एज में ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सीए करना है? हाँ, और एक और चीज़, जब मैं अपने क्लास 4 के एक स्लैम बुक में भी देख रहा था, वहाँ पे भी लिखा था आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करके। देख के बहुत अच्छा लगा। गॉड, मैं जब सीए फाउंडेशन रजिस्टर करने गया ना, तब भी मुझे पता नहीं था कि ठीक है मुझे सीए करना है। दैट्स सो गुड, आपने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। नॉर्मली 4th स्टैंडर्ड में लोग क्या डिसाइड करते हैं, सब पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है 10th कर ले लाइफ सेट, 12th कर ले लाइफ सेट, लेकिन आपने उसी समय आपको पता था कि मुझे सीए करना है। अमेजिंग। अब मुझे एक और चीज जाननी थी, ये मेरी तीव्र इच्छा है जानने की, ठीक है। जब मैं सीए कर रहा था तब क्या बीकॉम भी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। मैंने बीकॉम स्टार्ट किया लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैं बोला भाई सीए हो जाए उतना बस है। लेकिन आपने सीए और सीए में दोनों कर लिया, वो आपको कॉन्फिडेंस और आइडिया कहाँ से आया? तो एक रीज़न है सीएमएस का भी। अभी रिसेंटली बहुत ऐसा देखा गया है दैट उनका अडॉप्शन कंपनी से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सीएस उनको अडॉप्शन मिल रहा है सीएमएस को, पर्टिकुलरली पीएसयूज में इनको अडॉप्शन मिल रहा है। तो एक रीज़न था दैट एक बैकअप कोर्स भी हो जाए। तो दो मैं बहुत श्योर था दैट मैं सीए क्लियर कर लूंगा। एक और एक बैकअप कोर्स अगर है, अगर उसमें भी रैंक मिल जाए तो एक सीवी में भी एक एडिशन मिल जाता है। बैकअप में आपको एयर इंडिया 1 मिल गया, वाह ऑसम। तो अब अगर किसी को सीएस चालू करना है तो आपके हिसाब से कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा? 12th के बाद करना या कॉलेज के बाद करना? जैसे आपने किसके बाद किया था? आपने कॉलेज खत्म करने के बाद किया था या सीधा 12th के बाद? नहीं, मैंने क्लास 12 के बाद सीधा सीए स्टार्ट कर लिया। और मेरे व्यू में
अगर कोई श्योर है उधर उनको सीए ही करना है तो आई फील क्लास 12 के बाद इमीडिएट शुरू करना ही बेटर है। और उसके साथ क्या किसी को कॉलेज कंटिन्यू करना चाहिए या उसमें आपका क्या रिकमेंडेशन है बीकॉम के लिए? आई वुड से बीकॉम तो करना ही चाहिए। सो एक और बैकअप कोर्स रह जाता है, एक डिग्री रहता है, हो जाता है। सो वी कैन मतलब पैरेलली हो जाता है बीकॉम और सीए। बीकॉम में अगर somebody is pursuing सीए तो बीकॉम इतना डिफिकल्टी रहता नहीं है। तो आपने भी परस्यू किया था बीकॉम उस समय या आप सीए सीएमए से यू वे गुड? सिर्फ सीए सीएमए से। ऑसम, आपने बीकॉम लोग बैकअप रखते हैं, आप सीधा एक प्रोफेशनल कोर्स ही बैकअप रख लिए। वाह, वेरी गुड। अब मुझे एक और चीज़ जानना था आपसे कि अगर सीए फाउंडेशन, ठीक है, वो तो 12th का एक एक्सटेंशन ही होता है, ठीक है, लेकिन सीए इंटर में पूरा बॉल गेम चेंज हो जाता है। ऐसे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट, टैक्स वगैरह। टिल सीए फाउंडेशन तो हम लोग वही मैथ्स लॉ, आई नो एडिशन रहता है, लेकिन मैथ्स अकाउंट्स वी आर रियली कंफर्टेबल विद इट। लेकिन सीए इंटर में तो पूरा चेंज ही हो गया था। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या था सीए इंटर के लिए? क्योंकि सीए इंटर में भी आपने रैंक लाया तो एक बॉम्ब स्ट्रैटेजी तो होगी, तो उसमें क्या आपने फॉलो किया था शेड्यूल? तो मेरा बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स रहता है, एक है थियरी, एक है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए आई इंश्योर दैट मेरा फर्स्ट रिविजन में मैं एटलीस्ट 80% सम्स खुद लिख के सॉल्व करूँ। और मेरा एक ये भी रहता है दैट जैसे ही फैकल्टी क्लास पढ़ाता है तो मैं क्लास पॉज करके पहले खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, फिर फैकल्टी का देखता हूँ फैकल्टी कैसे सॉल्व कर रहा है। और सॉल्व करने के बाद मैं कंपेयर करता हूँ दैट मैंने कैसे सॉल्व किया और फैकल्टी ने कैसे सॉल्व किया और हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो वो माइंडसेट शुरू से ही बन गया था, फाउंडेशन से ही बन गया था मेरा। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ यू स्टार्टिंग आपने पढ़ाई चालू कर दी। करेक्ट। सिर्फ क्लासेस नहीं, आपने लिटरली पढ़ाई भी चालू कर दी। तो ये बहुत बेनिफिशियल बन जाता है जब आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपका रिवीजन बहुत सिंपल हो जाता है। आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पे एकदम स्ट्रांग बन जाते हो। और उस समय आपका क्या एवरेज स्टडी आवर्स हुआ होगा, मतलब कितने घंटे आपने लगाए होंगे इंटर के लिए? ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स। मेरा सीए फाइनल में भी इतना ही था, 8 से 10 घंटा, मैक्सिमम 12 घंटा। ओ माय गॉड, 12 घंटे पढ़ने के बाद वो आपको एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं चाहिए होता है? यू नो, हाउ डू यू मैनेज दैट? ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के बिना तो कोई रह नहीं सकता है। तो मेरा सीए इंटर में तो मैंने कोई सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं किए थे, बट सीए फाइनल में जो हमको 5 महीने की छुट्टी मिलती है, तो 5 महीने में शुरू के 3 महीने तो मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब चल ही रहा था। बट देन फिर मुझे पता चला दैट मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ अपना जो प्लान शेड्यूल है उससे। फिर जो लास्ट बाकी के 2 महीने थे उसमें थोड़ा प्रेशर भी बन जाता है दैट अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, अब सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, अभी भी हम फर्स्ट रिवीजन में अटके हुए हैं, बाकी लोगों के 2-3 रिवीजन हो चुके हैं। तो फिर जो लास्ट के 2 महीने थे वहाँ पे मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ करके कबर्ड में रख दिया। तो वो सब बस लास्ट 2 मंथ्स में किया। बट आई वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑफ, बट आई यूज्ड टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स ऑफन। मतलब सोशलाइजिंग चालू था। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अगर हमें सीए बनना है, लाइक यू नो, वो पूरा बंद ही कर देते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सोशल लाइफ भी अपनी मेंटेन की और स्टडी लाइफ भी मेंटेन की। इसको कहते हैं वेल बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है। इन्होंने अपना पूरा सोशल लाइफ भी मजे कर लिए और इन्होंने अपने स्टडी में भी अव्वल नंबर ला दिया, राइट। तो अब आपने आर्टिकलशिप, फिर इंटर आपका हो गया, उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए गए होगे, राइट। आपने कहाँ से आर्टिकलशिप की थी? मैंने आर्टिकलशिप केपीएमजी से की है। ओ, केपीएमजी, बिग 4। वाओ, कैसा था वहाँ का वर्क? मतलब वाज इट हेवी? कैसा था आपका एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप में? आई वाज इनटू केपीएमजी ऑडिट। तो ऑडिट तो सबको पता है। अच्छा। द वर्किंग हार्स आर एक्सट्रीम। पर्टिकुलरली जब और वो भी मैं एक आईपीओ के क्लाइंट पे था, तो एकदम मतलब वर्किंग आवर्स समटाइम्स यूज्ड टू बी लाइक, एक दिन तो ऐसा था दैट मैं 3 बजे घर गया और वापस 9 बजे वापस ऑफिस आ गया, और मुझे नींद भी नहीं आई 3 से 9 के बीच में। 6 घंटे लोग मिनिमम सोना बोलते हैं। 3 बजे घर गए थे? 3 बजे घर गया, वापस वहाँ पे जाके नींद भी नहीं आई मुझे। वही सब काम के ही पूरे थॉट्स आ रहे थे, अभी ये पेंडिंग है, कल रिव्यू है। फिर वापस 9 बजे उठ के वापस मतलब सिर्फ मैं सोया ही नहीं था, उठ के ब्रश किया, स्नान करके वापस ऑफिस चला गया। तो एक ऐसा भी पीरियड था। ओके। बट इट्स ओवरऑल द कल्चर इज वेरी गुड, आई वुड से। दो वर्किंग हार्स, मतलब ऑब्वियसली ऑडिट नेचर ही ऐसा है दैट वर्किंग हार्स ज़्यादा रहते हैं ड्यूरिंग द सीजन। बट ओवरऑल द लर्निंग वॉज वेरी गुड, एक्सपोजर वॉज वेरी गुड, got to know a lot of new things. It was my first corporate experience. तो मुझे सबसे अच्छा तो लगा है वो पीपल है केपीएमजी में। लोग बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत चिल है। जब आप आर्टिकलशिप के लिए हंट कर रहे थे तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो आपको क्या अट्रैक्ट किया कि व्हाई आई शुड गो टू बिग 4? या सो इसका तो मैंने भी आई गेस अराउंड 1-2 महीना बस इसी पे रिसर्च किया था दैट मुझे बिग 4 में जाना है या फिर मिड साइज में जाना था। बिकॉज
अगर मैं किसी से भी पूछूं, सबका अलग अलग ओपिनियंस था। कुछ लोग बोलते थे अगर आप बिग फोर में जाओगे तो आप बस एक डोमेन में रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, अगर आप मिड साइज में जा रहे हो तो आपका ओवरऑल एक्सपोजर अच्छा रहेगा। बट देन बहुत रिसर्च किया, बट देन आई वॉज वेरी श्योर दैट मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है आफ्टर माई CA फाइनल्स। आई वॉज नॉट वेरी श्योर बट आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट श्योर, 80 to 90% श्योर। तो मुझे आई वॉज लाइक क्यों रिस्क लेना है, अगर अभी मैं अगर मिड साइज में चला जाऊँ और अगर बाद में मुझे कोई अच्छी कंपनी शॉर्टलिस्ट ना करे तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल हिंड्रेंस। तो इसलिए आई गॉट ऑफर फ्रॉम ऑल द बिग फोर्स एंड KPMG एज मेरे बहुत सारे दोस्त भी KPMG ज्वाइन किए। तो एक टोली में हाँ टोली हाँ जी। तो मेरा एक दोस्त है जो कि बचपन से मेरे साथ है। अच्छा। तो हमने क्लास 1 से लेके अभी तक CA फाइनल तक साथ में प्रिपरेशन किया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जय वीरू। हाँ जय वीरू। वाओ ऑसम। तो आपके हिसाब से अगर अगर कुछ टिप्स देना है कि स्टूडेंट को कब बिग फोर चूज करना चाहिए, कब मिड साइज चूज करना चाहिए और कब स्मॉल फर्म्स चूज करने चाहिए, अगर आप बोल सकते हो लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया कि स्टूडेंट क्या देखना चाहिए उसको वाइल लुकिंग फॉर अ फर्म। अब जैसे मैंने तो मिड साइज चूज किया था बिकॉज आई थॉट कि ठीक है मुझे ज़्यादा फोकस मेरी पढ़ाई में उस समय करना है, सो दैट वाज माय क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? आपने जैसे बोला आप बिग फोर क्यों लिए थे? कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए। सो इफ यू कैन जस्ट समराइज दैट क्राइटेरिया। तो अभी अगर इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट को आगे क्या करना है। अगर somebody wants to go to practice, he is very sure that उसको प्रैक्टिस ही करना है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके खुद के पापा के CA फर्म्स है, तो उनके लिए तो मिड साइज वुड बी मच बेटर देन बिग फोर बिकॉज उनको ओवरऑल एक्सपोजर मिल जाता है। बट देन व्हेन समवन इज नॉट वेरी श्योर दैट उनको प्रैक्टिस में जाना है या फिर कॉर्पोरेट में जाना है, समटाइम्स बिग फोर गिव्स यू एन एज। हैविंग सेड दैट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मिड साइज में एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट देन द सैड रियलिटी इज दैट कंपनीज ऑफन हैव अ फिल्टर। अभी जब मेरे CA के ऑफ कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे तब भी बहुत सारे कंपनीज के, इनफैक्ट 90 to 95% कंपनीज का एक क्राइटेरिया था वेदर ही इज फ्रॉम बिग फोर और नॉट। तो जो नॉन बिग फोर थे वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही निकल जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ये बात मुझे पहले ही पता थी, जब मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट किया उसके पहले ही पता थी दैट कुछ कंपनी से करते, तो इसलिए आई डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क। वाओ, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, लाइक बिफोर टेकिंग एनी स्टेप आपने बहुत अच्छे से उसको रिसर्च कर यू टुक अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो जो उस समय सोचते नहीं है, दे आर लाइक ओके ठीक है हम लोग अभी कहीं भी कर लेते हैं, तो उनको फिर बाद में लेटर रिग्रेट होता है, टाइम रिवर्स नहीं हो पाता। लेकिन आपने एक वेल रिसर्च करके, तो जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना है तो आपकी तरह लेना, एकदम वेल रिसर्च्ड। तो अब आपने KPMG में अपना आर्टिकलशिप किया। जब KPMG का आर्टिकलशिप, हाउ डिड इट हेल्प यू इन योर CA प्रिपरेशन? क्योंकि नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप बोलते थे लॉन्ग आवर्स थे, तो आपने उस टाइम पे आपको पढ़ने का मौका मिल जाता था, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और फिर वहाँ का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हाउ डिड इट हेल्प यू इन योर एग्जाम्स? वेरी गुड क्वेश्चन। तो KPMG में हम जनरली वीकेंड्स पे काम नहीं करते, सैटरडे संडे, और अगर कभी वीकेंड्स पे काम कर ले तो उसका हमको कॉम्प ऑफ भी मिल जाता है। तो मेरा मेन तो जो स्टडी टाइम था वो वीकेंड्स था। सैटरडे संडेज को मैं बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करता था। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भी पढ़ रहा हूँ, तो सैटरडेज पे ज़्यादा पढ़ता था, संडेज पे थोड़ा कम। संडेज पे फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर चला जाता था, क्रिकेट खेलने वगैरह, बैडमिंटन खेलने। तो मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक है। ओह वाओ। तो जब ड्यूरिंग द वीकडेज है तो मैं अपना जो मैंने आर्टिकल्स ऑडिट में किया है, हाँ। तो मैं हमेशा अपना FR का बुक और ऑडिट का बुक कैरी करता था अपने ऑफिस में एवरीडे इन ऑफिस? हाँ एवरीडे, बट मैं पढ़ता नहीं था, नॉट विद एन व्यू दैट मैं रिवाइज करूँ। बट देन जब भी अभी समझिए मैं आज कुछ कर रहा हूँ, समझिए आज मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सपोज बोरोइंग्स का कुछ वर्क पेपर मिला है, तो मैं पहले वो पर्टिकुलर इंडेस पढ़ता था, इंडेस में क्या लिखा हुआ है, तो मैं कोई रिवीजन लेक्चर जाकर देख लेता था यूट्यूब पे। और जब मैं अपना रिव्यू करता था अपने पार्टनर्स से, तो मैं ये पॉइंट बोलता था, तो पार्टनर्स भी इंप्रेस होते थे दैट ये सिर्फ ऐसे ही मतलब मैकेनिकली काम नहीं कर रहा है, इसने पहले रिसर्च किया है, इसको कॉन्सेप्ट्स पता है, फिर ये अप्लाई कर रहा है। तो मैंने वो अपना जो आर्टिकलशिप है उसको लेवरेज किया फॉर माई एकेडमिक्स एज वेल। Oh wow, that is a very good approach. क्योंकि normally people they do not prefer कि ठीक है पढ़ाई नहीं, अभी काम कर लो फिर पढ़ाई करो, या तो फिर पढ़ाई कर लो काम तो बाद में सीख लेंगे। बट यू प्लान इट इन सच अ वे कि आप पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कर सको, तो आपकी पढ़ाई भी साथ साथ होती गई। दैट्स अमेजिंग। दोनों अगर इंटरट्वाइंड होते तभी वी गेट अ मीनिंगफुल एक्सपोजर। वाओ ऑसम, रियली थॉटफुल एक्चुअली। ऑडियंस को अगर ये आप समझे, अगर आप जर्नी अभी चालू कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज रियली थॉटफुल। यू शुड इंश्योर कि आप अपने पढ़ाई और अपने काम को इंटरट्वाइन कर इफ यू डू इट, तो आपको दोनों जगह सक्सेस मिलेगा। वेरी गुड। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे, ठीक है, जहां हमें जानना है कि आपका CA फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, एंड वी वांट टू नो कि डिटेल में आप बोलिए कि आपने कैसे चालू किया था,
और फिर छुट्टियों के बाद जैसे अब आपका KPMG खत्म हो गया, दे गेव यू स्टडी लीव, उसके बाद आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया, आपका डेली रूटीन क्या था, वो प्लीज अगर आप शेयर कर सकते तो बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा आर्टिकलशिप 3 साल का था, अभी 2 साल का आर्टिकलशिप है। तो जो 3 साल का आर्टिकलशिप है, मैंने ये पहले डिसाइड किया था दैट जब मैं स्टडी लीव के जाने से पहले मुझे सारे क्लासेस कंप्लीट कर लेने हैं। तो हमारे टाइम में 6 सब्जेक्ट्स है, अभी भी 6 सब्जेक्ट्स है, उसमें एक सब्जेक्ट तो IBS है, तो इफेक्टिवली 5 सब्जेक्ट ही है। तो मैंने स्टार्ट मैंने FR से किया था। FR में जनरली कोई अमेंडमेंट्स आते नहीं है, तो FR मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट किया था मार्च 2022 में। और फर्स्ट 5-6 महीना तो मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा ब्रेक ले लिया। CA इंटर से अभी हम आए थे, और CA इंटर का भी पीरियड मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, मेरे मम्मी पापा दोनों को कोविड हो गया था। तो मैंने आई गेस जुलाई या अगस्त 2022 में मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन CA फाइनल का। आई गेस अराउंड 3-4 महीने में FR कंप्लीट हो गया। FR के बाद फिर AFM। तो मेरा क्लासेस का रूटीन भी ऐसा ही था दैट काम के टाइम पे काम के टाइम पे मैं क्लासेस नहीं देखता था, बट वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू वॉच लाइक 6-7 hours ऑन 7 hours on Saturday, 7 hours on Sunday। कंटिन्यूअस मतलब हाँ, मतलब छोटे छोटे ब्रेक हाँ, 1-2 सेशंस में कंप्लीट कर लेता था, 2-3 सेशंस में। तो ऐसे मेरा FR कंप्लीट हो गया। फिर मैंने AFM पकड़ा। AFM भी आई गेस अराउंड 3-4 महीने सिमिलरली AFM भी हो गया। फिर मैंने मतलब ICAI का ही ऑर्डर फॉलो किया, FR AFM ऑडिट, फिर DT IDT, बिकॉज DT IDT में अमेंडमेंट्स ज़्यादा रहते हैं, IDT में तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स रहते हैं। 6 months में हर अमेंडमेंट आ जाता है। अग्रीड। तो ऐसे मैंने क्लासेस पूरे कंप्लीट कर लिए बाय द एंड ऑफ माई बिफोर माई स्टडी लीव। तो हमको 5 months का स्टडी लीव मिलता है इन KPMG। तो मैं स्टडी लीव में गया अराउंड अप्रैल 2024, अप्रैल या मई 2024। मैंने MCS और एडवांस्ड ITT और ये सारे क्लासेस सब कंप्लीट कर लिए बिफोर माई स्टडी लीव। तो मेरा जो 5 months का स्टडी लीव था प्रॉपरली फॉर रिविजन था। 5 months में पहले मैंने एक ब्रॉड प्लान बना लिया, मुझे कितने रिविजन्स करने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, अगर कोई चैप्टर वाइज टेस्ट देना है नहीं देना है, वो सब एक ब्रॉड प्लान बना लिया। फिर मैंने अगले 20 डेज के लिए एक डिटेल प्लान बनाया, तो अगले 20 डेज में हर दिन पे मैं ये चैप्टर करूंगा, ये सब्जेक्ट करूंगा। और वो 20 डेज का प्लान बना के मैंने एक दीवार पे चिपका दिया था, और हर दिन मैं टिक करता था दैट कितना हुआ मेरा डेज प्रोग्रेस वर्सेस द एक्चुअल प्लान। और आप टू बी ऑनेस्ट कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं था दैट मेरा पूरा दिन का टिक था। हर दिन में कुछ ना कुछ छूट जाता था एक चैप्टर, तो वो चैप्टर नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड होता था। तो ऐसे ही मैंने बीच में 4-5 दिन का बफर रखा था। तो वैसे मतलब आई वाज फीलिंग दैट खत्म ही नहीं हो रहा है, बट देन हियर वेयर फ्रेंड्स कम टू सपोर्ट। तो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल है। जैसे मैंने आपको बोला, मेरा एक दोस्त है जो बचपन से साथ है मेरे। तो हम बैंगलोर में भी हमारा पूरा एक PG है जहाँ पे हम कम से कम 15-20 दोस्त साथ में रहते हैं। सब CA, सब एवरीवन फ्रॉम द सेम। हम दोस्त 11th क्लास से सारे हम दोस्त हैं। 11th क्लास है या ओह वाओ। तो जहाँ भी मैं डीमोटिवेट होता था, मेरे बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल है। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, तो हम आई गेस अराउंड 15-20 दोस्त है। और इसमें एक दोस्त तो मेरा बचपन से है, क्लास 1 से, जो मैंने आपको बताया था, जय वीरू। हाँ, तो हम सारे दोस्त इकट्ठा मिलके मतलब कॉल पे बात करके पढ़ाई करते थे कभी कभी, दैट हमारा ऐसा चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है करके। तो जब भी मैं आपको बताया हूँ, जब भी मेरा शेड्यूल मीट नहीं करता है तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड फील करता हूँ। तब जब मैं अपने वीरू को कॉल करता हूँ और उसको पूछता हूँ तेरा कैसा चल रहा है, तो वो भी बोलता है मेरा भी ऐसा ही चल रहा है। तब थोड़ा सा मतलब कंफर्ट लगता है, मेरा ऐसा नहीं, सबका ऐसा ही चल रहा है। वो तो सही बात है। सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आपने पढ़ाई भी बैंगलोर में ही की थी, यू डिडंट कम बैक टू योर प्लेस? नहीं, आई केम बैक टू माय होम टाउन। अच्छा ओके। तो अब अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, ठीक है? Sure. तो अब FR आपने बोला, FR आप स्टार्ट में पढ़ चुके थे, लाइक जब आपने आर्टिकलशिप चालू की थी उसके 5 महीने बाद आपने FR कंप्लीट कर लिया था विद इन नेक्स्ट 4-5 months, ठीक है? उसके बाद आपने नियरली 1.5 साल बाद फिर से उठाया होगा FR का बुक। तो उस समय आपने, जब आप इनिशियली प्रिपेयर कर रहे थे, आपने ऐसा क्या किया कि आप 1.5 साल बाद भी अगर बुक उठाओ तो आपको सब याद आ जाए? सो वो वहाँ क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? तो ऑब्वियसली ऐसा मतलब कोई भी नहीं है जो मतलब 2 साल पहले पढ़े और अब बाद में उसको याद रह जाए। तो इवन आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। बट मैं एक, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा अपना ऑफिस में FR का बुक और ऑडिट का बुक कैरी करता था। और जब भी कोई भी काम मुझे दे तो पहले मैं जाके वो इंडेस पढ़ता था। तो जनरली मैं रेवेन्यू करता था एक क्लाइंट में। तो रेवेन्यू के पहले मैं इंडेस 115 एक बार पूरा गो थ्रू कर लेता था, बस 5 मिनट के लिए, बस बहुत ही फास्ट। तो ऐसे हर दिन करने से ऑलमोस्ट बुक के सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं मेरा टच हो गया था ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप ओनली, विदाउट एनी। मैंने कोई मतलब जानबूझ के प्रिपेयर नहीं किया था,
कोई भी अभी फॉर एग्जांपल एफएस का हम रिव्यू कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी का कोई एक डिस्क्लोजर है, तो रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, तो उसके लिए जाके इंडेक्स 24 जाके पढ़ लेते थे रिलेटेड पार्टीज का डेफिनेशन क्या है, क्या क्या हमको डिस्क्लोज करना है। तो वैसे ही पूरे जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस था उसमें कुछ ना कुछ कनेक्ट होता ही था। ओके, तो वो बुक मतलब ऐसे एक कोने पे पड़ी नहीं रही, आप हमेशा यूज करते रहते थे, दैट्स वाई आप रिवाइज कर पा रहे थे बार बार। तो ये तो हो गया जो सब्जेक्ट्स जो जनरली यूज करते, जैसे एफआर हो गया, आपका ऑडिट हो गया। अब एसएफएम इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो जनरली यूज नहीं आता ऑडिट में, तो उसमें आपने क्या, क्योंकि ये आपने एफआर किया उसके बाद एसएफएम किया, तो उसको भी आपने 1.5 साल बाद ही फिर से उठाया होगा, तो उसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी था? एएफएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, अभी भी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो एएफएम में तो मेरा पहला थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट है। जब भी मुझे कोई फॉर्मूला देते थे, पहले मैं देखता हूँ फॉर्मूला कैसे बना है। अभी जैसे अगर बीटा है तो मतलब बीटा बना कैसे, मतलब वो कैसे डिराइव किया उस फॉर्मूले को, तो वो रिग्रेशन लाइन से बना है। तो पहले मैं उसको वही हमारे सीए फाउंडेशन में एक उसका डेरिवेशन भी था, वो बीटा का कैसे फॉर्मूला निकलता है, वो सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ऐसे बहुत बड़ा एक डेरिवेशन था। तो वैसे मुझे हर फॉर्मूला का मैं पहले एनालिसिस पैरालिसिस करता था पूरा। तो ये सब मैं क्लासेस के दौरान ही करता था। अच्छा। और एएफएम मैंने वापस कभी रिवाइजन नहीं किया, एक बार क्लासेस कंप्लीट हो गया, फिर मैंने सीधा अपना रिवीजन में उठाया। और रिवीजन, बट जब मेरा क्लास रहता था तब मैं बहुत सारे मार्किंग्स करता था अपने बुक में, और एक समरी बुक भी बनाता था। समरी बुक में फॉर्मूलास वगैरह अपडेट कर देता था, और जो एएफएम का थियरी था उसके लिए बहुत सारे निमोनिक्स बनाता था। तो ऐसे मतलब एक पूरा इंटरैक्टिवली पढ़ता था मैं, ऐसे मतलब एकदम मोनोटोनसली नहीं पढ़ता था। और जब मैंने एक्चुअली रिवीजन करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मुझे सब कुछ याद नहीं था, बट देन जब मैं वो पढ़ता था और उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा होता था, शायद फॉर एग्जांपल मारवाड़ी में लिखा था इसका ये लॉजिक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का ये लॉजिक है, तो मुझे वो मारवाड़ी में जो लिखा था वो याद रह जाता था, और उससे वो फॉर्मूला भी याद आता था। वाओ, फैंटास्टिक टेक्निक। मतलब आप अपने मदर टंग में लिखे, दैट इज व्हाई आपको याद रह जाता है, रिटेन रह जाता है इवेंचुअली, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ कुछ लॉजिक, कुछ पॉइंट्स। ओह ऑसम। अब कमिंग बैक, और ऑब्वियसली अभी यूट्यूब पे तो बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो रिवीजन लेक्चर्स में देख लेता था कभी अगर कोई डाउट रहता है तो। बट बहुत मेरा कुछ दोस्त है जो डिले कर देते हैं, मतलब दे डोंट स्टार्ट देयर क्लासेस राइट आफ्टर देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकलशिप। तो आई फील ये बहुत बड़ी गलती है। वो लोग सोचते हैं दैट अभी अगर स्टार्ट करूंगा तो कुछ याद नहीं रहेगा, बट अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप समरी नोट्स बना रहे हो, फॉर्मूलाज को याद कर रहे हो, फॉर्मूलाज को चिपका रहे हो अपने वॉल पर, और ऐसे इंटरेक्टिवली अगर आप पढ़ रहे हो, तो आई फील अगर आप 2 साल बाद भी पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको याद नहीं रहेगा, बट वो वापस याद इजीली हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली आपका कहना है कि रिवीजन नोट्स आर नेसेसरी। करेक्ट। सो वी एट एडी होम हम लोग ला रहे हैं, एडी होम कनेक्ट में हम लोग भी रिवीजन नोट्स ला रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज के साथ ही, सो दैट यू नो आपके 2 साल बाद भी आप अगर पढ़ो तो आप वो रिवीजन नोट लेकर पढ़ सकते हो। सो दैट इज आवर माइंडसेट। तो अब कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऑडिट, जिसके तो आप आई थिंक भगवान हो, ठीक है। मैंने ऑडिट इंटर और फाइनल में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ऑनेस्टली। तो आई वांट टू नो हाउ कैन समवन स्कोर 90+ इन ऑडिट? कैसे, मतलब कैसे क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मुझे वो जानना है स्ट्रैटेजी। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ये तो कोई भी सुनेगा तो भौचक्का रह जाएगा एक सेकंड के लिए कि ऑडिट में 90+ हाउ। ये कोर क्वेश्चन है सब सीए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ऑडिट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या स्ट्रैटेजी है उसमें आपका? तो ऑडिट में बहुत सारे गलतियां हैं जो लोग करते हैं। एक सबसे बड़ी गलती है, पीपल डोंट स्टडी द क्वेश्चन, देयर आंसर को रटा मारते हैं बट क्वेश्चन को रटा नहीं मारते हैं। अभी क्वेश्चन में अभी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो किसी और क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के लिए लिख देंगे, उनका आंसर एकदम परफेक्ट रहेगा, उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे, बट ऑब्वियसली उनको 0 मार्क्स मिलेंगे बिकॉज वो आंसर उस क्वेश्चन का है ही नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज टू लिंक बोथ द क्वेश्चन एंड द आंसर एंड टू स्टडी। ओके। जब आप फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, तो आपको प्री कंडीशंस पहले इसका मीनिंग क्या है ये समझना है। ऐसे क्या कंडीशन है जिसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली एफएस होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल से नहीं है तो फिर आप ऑडिट कैसे करोगे? और अगर आपके पास फाइनेंशियल्स है बट कंपनी के पास कंट्रोल्स नहीं है तो फिर आप कैसे रिलाई करोगे उस फाइनेंशियल्स पे? तो ऐसे आपको क्वेश्चन और आंसर समझ के इंटरट्वाइन करके पढ़ना है। ओके। तो ऐसे मैंने जो ये सब क्लासेस के दौरान ही होता है। तो अगर आप ये रिवीजन पे करना चाहो तो इट्स अगेन अ वेरी बिग एफर्ट टू डू। तो आपका क्लासेस का पर्पस ही यही है दैट आप क्वेश्चन और आंसर को समझ लो। ओके। तो जब मेरा क्लासेस चल रहा था तब मैं ऐसे लिंकेज बनाता था दैट इसका क्वेश्चन का मीनिंग है और आंसर का मीनिंग ये है। और जो भी ऑडिट में ऑब्वियसली बहुत सारे निमोनिक्स रहते हैं,
तो निमोनिक्स का मैंने एक सेपरेट बुक बना दिया, उसमें चैप्टर वाइज, ये चैप्टर में इतना निमोनिक्स है, ये चैप्टर में इतना निमोनिक्स है, हार्डली आई गेस 12-13 पेज का एक बना निमोनिक्स का बुक, और वो सारे निमोनिक्स मैं फ्रीक्वेंटली रिवाइज करता था। ओके, तो ऑडिट वाज द ओनली सब्जेक्ट व्हिच आई वाज रिवाइजिंग अलोंग विद माय आर्टिकलशिप। Oh, across the entire आर्टिकलशिप, tenure. Oh, पूरा okay. ऑडिट नहीं, ओनली दोस्त निमोनिक्स, सम कीवर्ड्स व्हिच आई यूज्ड टू मेंटेन। तो मैंने एक ऑडिट के लिए एक समरी बुक बनाया था, उस समरी बुक में मैंने बस क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बताया प्री कंडीशंस और उसके बस 4 छोटे कीवर्ड्स, एफएस, आईसी, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनलिस्टेड एक्सेस, बस छोटे 5 पॉइंट। वाओ, ओके। तो ऐसे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के छोटे पॉइंट्स बना के लिख दिए। अभी मेरा इंटेंट उसको मेमोराइज करने का भी नहीं था, बस फ्रीक्वेंटली उसको मैं दिखता रहता था ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप। और जब मैं एक्चुअली ऑडिट रिवाइज करने बैठा आफ्टर ड्यूरिंग माय स्टडी लीव, तो मुझे वो छोटे जो पॉइंट्स मैंने अपने बुक में लिखे थे, तो मैंने बुक में भी लिखे, और मैंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ किया ड्यूरिंग माय स्टडी लीव, दैट मैंने ये सारे क्वेश्चंस के छोटे स्टिकी नोट्स बना दिए, और स्टिकी नोट्स बना के मैंने अपनी दीवार पे चिपका दिया जहाँ पे मैं स्टडी रूम में क्वेश्चन एंड आंसर की। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन, मतलब ओनली 1 वर्ड क्वेश्चन और उसके आंसर के कीवर्ड्स। और ऐसे सारे आई गेस अराउंड 200-250 स्टिकी नोट्स बना के, तो आई डिडंट इवन स्पेंड सेपरेट टाइम ऑन मेकिंग द स्टिकी नोट्स। ओके, व्हाइल आई वाज रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर, जस्ट मेक अ स्टिकी नोट, स्टिक इट ऑन द वॉल। एंड देन जब मेरा ऑडिट का रिवीजन खत्म हो गया, इसके बाद अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई और सब्जेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डीटी कर रहा हूँ, तो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ, तो कभी ऐसे घूमते कोई मेरी आंखें कोई एक स्टिकी नोट पे पड़ जाती है, तो वो स्टिकी नोट, मेरा कोई इंटेंट नहीं है उसको रिवाइज करना, बट मैं बस उस क्वेश्चन को और आंसर को देख लेता था और उसको टिक कर देता था। तो ऐसे जब मेरा स्टडी लीव खत्म हुआ, तो मैंने देखा हर स्टिकी नोट पे 3-4 टिक आ गए। सो बेसिकली आपने जितने क्वेश्चंस ऑडिट में है वो आपने 3-4 बार पढ़ लिए, नॉट बाय इंटेंशन। हाँ, दिस इज नॉट द, मैंने ऑडिट के सेपरेट 3 डिविजन्स किए थे, बट इनके अलावा मैंने ये स्टिकी नोट्स के 3 डिवीजन किए थे। और ये 3 डिवीजन के लिए मैंने कोई सेपरेट टाइम एंड एफर्ट नहीं दिया। ये 3 डिवीजन, ये जो स्टिकी नोट्स का रिवीजन था, ये मेरा हर दिन, एक दिन में 15-20 मिनट में हो जाता था। ओके, बस दिन के 3-4 स्टिकी नोट बस। ओह वाओ, सो मतलब ऑडिट इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आप मगअप कर सकते हो, इट इज अ सब्जेक्ट जो आपको समझ के आप लिख सकते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि ठीक है हम लोग मगअप करके जाएंगे एंड यू नो समहाउ विल ट्राई टू क्लियर, बट वैसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, कोर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। यस, वेरी ट्रू, ऑसम। तो अब आपने बोल दिया आप स्टिकी नोट्स बनाते थे एंड यू यूज्ड टू रिवाइज दो स्टिकी नोट्स। अब मुझे समझना है, अब जब एग्जाम में बैठते हैं तो लिखना भी ज़रूरी है, लाइक हमें तो डिटेल में आंसर लिखना पड़ता है, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? मतलब आपने प्रैक्टिस कैसे की वो लिखने की? आपने मॉक टेस्ट लिए तो कैसे मॉक टेस्ट लिए आपने? मतलब चैप्टर देखा या फिर आपने फुल मॉक लिखा? तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी देयर? आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑडिट के हिसाब से। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग्स, द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ इट। तो मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे जो मतलब दे नो थिंग्स वेरी वेल, बट दे डोंट प्रेजेंट वेल इन द एग्जाम। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, इवन इफ दे नो वेल, दे आर नॉट एबल टू गेट द मार्क्स। तो इसके वजह से उनका अटेम्प्ट रुक जाता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको देखना है, पहले आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो इन द एग्जाम, और आप क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर को बीच में प्रॉपर्ली लिख रहे हो, सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हो, ऐसा नहीं दैट पूरा आप एक साथ ही पैराग्राफ लिख रहे हो, बिकॉज एवेल्युएटर के पास इतना समय और इतना हिम्मत भी नहीं रहेगा दैट वो पूरा मतलब आपके पैराग्राफ को डिकोड करे, अंडरस्टैंड करे, फिर उसके हिसाब से मार्क्स दे। अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हो, अभी फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्वेश्चन, तो मैं बार इसी क्वेश्चन का बोल रहा हूँ सो दैट सबके लिए इजी रहे। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कर दो, नॉट विद आपको स्केल पेंसिल लेकर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसे लिख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरलाइन कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपका बस ये 1 सेकंड लगेगा आपका एडिशनली, तो एक क्वेश्चन में आपको बस 2-3 सेकंड एडिशनली स्पेंड करना है, और इससे आपके जो कीवर्ड्स है वो सब अंडरलाइन हो जाएंगे, और जो एवेल्युएटर का फोकस है वो उस कीवर्ड्स पे डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आपने बाकी जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऊपर नीचे लिख दिया तो भी इतना आपका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज एवेल्युएटर का फोकस पूरा कीवर्ड्स पर है। तो ऐसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना, तो बहुत लोग ये नहीं करते। तो मैंने हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टैंडर्ड से होगा, ऐसे सारी ऐसे ही सारे किसी ना किसी से तो होगा। तो मैं पहले रेफरेंस देता था एज पर दिस स्टैंडर्ड या फिर एज पर दिस क्लॉज ऑफ दिस स्केड्यूल। तो दिस आर सम ऑफ द टिप्स। तो इसके लिए obviously this don't come by themselves, you have to practice a lot। तो इसके अगेन 2 पहलू है, एक है आपका फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप मॉक टेस्ट
के बिना एग्जाम में जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओके तो आपको एक एटलीस्ट मतलब बेयर मिनिमम एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, इसके बिना आपका हो ही नहीं सकता। एक मॉक टेस्ट इन इन एन ICI एनवायरनमेंट, मतलब आपको 2 बजे स्टार्ट करना है, 1:45 पे पेपर लेना है, 1:45 से 2 बजे पेपर पढ़ना है, और टाइमिंग भी एग्जैक्टली मैं वही रखता था जो ICI का टाइमिंग है। खाना खाने के बाद जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाओगे वैसे ही पूरा एनवायरनमेंट में 1:45 से 2 बजे एग्जाम पेपर पढ़ना है, 2 बजे से 5 बजे स्टॉप कर देना। अगर आपका 5 o'clock हो गया पेपर स्टॉप। ओके तो ऐसे मैंने हर एग्जाम के ICI एनवायरनमेंट में एक मॉक टेस्ट दिया। और बाकी कुछ टेस्ट तो देते ही रहते थे, मतलब अभी कोई एक चैप्टर हो गया और मुझे लगा ये चैप्टर में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चैप्टर के लिए एक मॉक टेस्ट दे दिया, चैप्टर वाइज एग्जाम्स दे दिए। ओह वाह। तो दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट। बहुत सारे दोस्त बस क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर रटा मार लेते हैं और बस छोड़ देते हैं फिर उस चैप्टर को, और जब उनको आता ही नहीं है प्रेजेंट कैसे करना है उस आंसर को। हाँ, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 60% अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडीज है तो 40% इज प्रैक्टिस, ताकि है ना हम लोग वो कैसे प्रेजेंट करना, सो दैट सामने वाला ठीक से देख कर करेक्ट कर पाए, उसके लिए हमें 40% टाइम डालना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। इट इज नॉन नेगोशिएबल। वाओ फैंटास्टिक। अब अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाए, आपके IDT DT का प्रिपरेशन आप साथ में बोल सकते हैं, बिकॉज मोर और लेस यू नो वो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आप टुवर्ड्स द एंड ही करते हो, राइट? तो उसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी था IDT और DT में? तो DT IDT अगेन, तो मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे CA कोर्स के, अच्छे लगते थे इसलिए मैंने CA कोर्स लिया। मुझे जो अकाउंट्स है, टैक्स है, दो CA इंटर में मुझे टैक्स से बहुत डर लगता था। पता नहीं क्यों। टैक्स मुझे अच्छा लगता था बट डर बहुत लगता था, बिकॉज टैक्स में DT में इन पर्टिकुलर DT में हमको प्रोविजन याद रहता है बट वो अप्लाई करना है वो भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल इनकम का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको 35 AD पता है, बट अभी 35 AD का क्या एडजस्टमेंट है वो हम भूल जाते हैं, करना भूल जाते हैं, अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे, उतना आपका वो अप्लाइंग का माइंडसेट बढ़ेगा। तो मैंने DT IDT के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। IDT के लिए तो रिमेंबर मैंने एक बहुत मोटी क्वेश्चन बैंक ली एक फैकल्टी की, और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। ओके ओके। तो उस कंपाइलर में CA के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस थे, और RTP के क्वेश्चंस थे, MTP के क्वेश्चंस थे, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे, CMA के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस की वजह से एट द एंड जब मेरा रिवीजन हुआ तो मैंने DT और IDT दोनों के 2 रिविजन्स किए। तो एट द एंड मुझे थोड़ा कंफर्ट मिल गया था, ठीक है अच्छा हो रहा है, अभी आई एम एबल टू सॉल्व। बट जब कंपेयर टू द फर्स्ट डे तो आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द क्वेश्चंस, बट लास्ट डे आई वाज कंफर्टेबल। तो इट्स अ जर्नी, मतलब धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते रहते हो। वो तो आई टोटली एग्री। और ये एक IBS सब्जेक्ट है, तो उसमें आपने क्या अपने सारे बुक्स लेकर गए थे? वो कैसे डील किया था आपने? तो IBS में जब तो मेरा जो एग्जाम सेंटर था वो 3rd फ्लोर पे था। तो IBS के लिए मैंने सारे ICA के स्टडी मटेरियल्स कैरी किए थे, फैकल्टी के सारे। तो एक बहुत बड़ा सूटकेस मेरा, मतलब जो हम US लेके जाते हैं तो उतना सूटकेस में लेकर गए थे? बहुत बड़ा एक सूटकेस और एक बैग और एक और लगेज। तो इतना सब लेके गया। तो मुझे वो स्टार्टिंग में सिक्योरिटी रोक दिया, तो वो पूछा आप यहाँ पे रहने आए हो क्या? और सब मतलब सारे जो स्टूडेंट्स है सब मुझे एकदम ऐसे नीच ऐसे मतलब घूर कर देख रहे क्या हो, ये क्या हो रहा है? उनको डर लग गया होगा हम इतना नहीं लेकर आए। तो मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा 1 बजे, मुझे बिकॉज सब अरेंज भी करना है बुक्स वगैरह, और मैं इसको ऊपर लेके ही नहीं जा पा रहा था। फिर मेरा एक दोस्त था, मेरा वो वीरू, तो वो पहले अपना सामान रख के आया, फिर मेरा सामान में मुझे मदद किया ऊपर रखने में। सामान रख फिर सामान अरेंज करने में मुझे आधा पौना घंटा लगा। तो IBS के लिए तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी, पहले मुझे एकदम जो पहले 5 सब्जेक्ट्स है उस पर एकदम प्रॉपर ग्रिप लेना है। तो IBS के लिए कोई सेपरेट डेडिकेटेड एफर्ट्स मैंने नहीं लगाए थे। मैंने अपने पहले 5 सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया था। और IBS में SPM के भी आते हैं, लॉ और कॉस्टिंग। हाँ यस यस। तो लॉ और कॉस्टिंग के लिए मैंने एक दिन आई गेस 1.5 डे डिवोट किया था। लॉ के लिए 1.5 डे, कॉस्टिंग के लिए 1.5 डे। बट दिस माइट नॉट बी सफिशिएंट फॉर एवरीवन। मैंने 1.5 डे ही डिवोट किया था बिकॉज मैंने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से किए थे। मैंने ICA मटेरियल ही किया था सेल्फ पेस्ड के लिए, और बहुत ही अच्छे से किए थे। तो इसके लिए आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट लॉ एंड कॉस्टिंग। तो इसलिए मैंने बस 1 डे दोनों पे डिवोट किया। दैट टू आई जस्ट सॉ द कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर क्या क्या है। और अगेन ICA बहुत लोग IBS इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं दैट
कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट करना है, तो यही हमारे एग्जाम में इशू हुआ था। सब लोग वही माइंडसेट से गए थे दैट एक मोटा कंपाइलर ले लिया प्रीवियस सारे एग्जाम के क्वेश्चंस का, और सबको लगा इसी कंपाइलर से क्वेश्चंस आएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर सीए का कोर्स का वैल्यू नहीं रहेगा, राइट? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मुझे पता था दैट इस बार पक्का ऐसा नहीं रहेगा, क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम फ्रॉम डिफरेंट, मतलब जो एक्चुअल बुक्स है उससे आएंगे। बहुत सारे लोग तो बुक्स लेके ही नहीं आते, बस वो एक कंपाइलर लेके आ गए। वो कंपाइलर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और उन्होंने देखा दैट कंपाइलर से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, तो सारे जो मेरा आईबीएस सेंटर में जो बाकी लोग थे सब रोने लग गए एकदम। एक लड़की चक्कर खा के गिर गई थी एग्जाम सेंटर में। ओह गॉड, ओके। अगर इन सब के लिए जो एडवाइस है, अगर आप लोग पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके आते हैं दैट व्हाट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, वर्स्ट केस अगर सारे क्वेश्चंस कंपाइलर से नहीं आए तो क्या करेंगे, तो वो थोड़ा आई गेस पीपल वेरेंट वेरी फोकस्ड ऑन आईबीएस। तो इसके लिए जो हमारे अटेम्प्ट में आईबीएस पे भी बहुत लोगों ने कमेंट्स किया दैट इंस्टीट्यूट ने बहुत पेपर डिफिकल्ट दे दिया है। तो एक्चुअली आई फील पेपर डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज ऑब्वियसली चैलेंजिंग बिकॉज इट वाज वेरी लेंथी। पेपर टाइम में कंप्लीट करना, दिस इज अ चैलेंज, आई एग्री, बट पेपर टफ नहीं था। बट सबका माइंडसेट ऐसा था दैट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये एक माइंडसेट का चैलेंज था। ओके, सो बेसिक अगर सीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो बेसिक है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। करेक्ट। कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। वाओ। अब जैसे अब एड्यू होम कनेक्ट में हमारा एक पोर्टल में हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते हैं। वी नोटिस कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यू पे फोकस नहीं करते, लेकिन वो 30 मार्क्स का आता है। अब हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का आ रहा है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था फॉर एमसीक्यूज पर्टिकुलरली? लाइक वो आपने प्रैक्टिस किए थे एमसीक्यूज, और व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर दैट? तो ऑब्वियसली एमसीक्यू सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है। आपका 4 ऑप्शन रहता है, और मोर और लेस अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आपको पता चल जाता है कौन सा एमसीक्यू कहाँ से आ रहा है, क्या राइट आंसर है। और बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं एमसीक्यूज को सेपरेट। आई फील सबसे जो पहला प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए दैट टू बी स्ट्रॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप 1000 एमसीक्यूज पे सॉल्व कर लो, ऐसे एक नया एमसीक्यू पूछेगा, कोई एक नया एमसीक्यू पूछेगा जो 1000 एमसीक्यूज पे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रांग रहना है, और एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, फिर आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो दैट मैंने जो पढ़ा है एक्चुअली मैंने समझा या नहीं समझा, अप्लाई कर पा रहा हूँ कि करेक्ट। तो उसके लिए आप जो सर ने मुझे बताया था, एड्यू होम कनेक्ट पे बहुत एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं, 2000 एमसीक्यूज है। तो उसमें से आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो दैट आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपका लर्निंग का एक्चुअल वेदर इट इज एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू यू और नॉट। तो उसमें आपको अभी अगर आपको उसमें एमसीक्यूज भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, अगेन सिनेरियो वाइज एमसीक्यूज है, और एक पूरा सब्जेक्ट के लिए एक ग्रैंड एमसीक्यू है। तो अगर आप ऐसे ग्रैंड एमसीक्यूज कर रहे हो, अगर आप हम समझ एक चैप्टर हो गया आपका रिवीजन, तो आप जाके वो चैप्टर के एमसीक्यूज बस एवेल्युएट कर लीजिए आप कैसे कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया फिर भी मेरे एमसीक्यूज में स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन। तो जाके पहले प्रिपरेशन अमेंड कीजिए, फिर वापस जाके एमसीक्यू दीजिए। तो एमसीक्यू दिस आर ऑल एन एवेल्युएशन मेथोडोलॉजी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी। सो ये ट्रैक करता रहता है हमारा प्रोग्रेस, वेदर हम समझे कि नहीं वो पर्टिकुलर चैप्टर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप सही आप एफर्ट्स लगा रहे हो बट यू नॉट राइट पुटिंग इन द राइट डायरेक्शन, देन देयर इज नो मीनिंग। या ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। अब आपका प्रिपरेशन हो गया, अब जब लास्ट डे बिफोर द एग्जाम आपका क्या हालत थी? आप एकदम चिल थे कि हाँ मेरा सब हो गया है, आप डरे हुए थे, या आप बस बुक के सामने खाते खाते भी बुक देख रहे हो, वैसा सीन था आपका? तो एफआर के टाइम में मैं थोड़ा चिल था। एफआर आई वाज लाइक मैंने आर्टिकलशिप में भी इतने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन भी अच्छे से किया है मैंने, तो एफआर आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट। और ओवर कॉन्फिडेंट था, और इसके चक्कर में तो मैंने बस 3-4 दिन तो मैंने सेकंड रिवीजन किया ही नहीं है। एफआर वाज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे मैंने सिर्फ एक रिवीजन किया। आप रिवीजन ही करते आ रहे थे फॉर 2 इयर्स। वही मेरा वही व्यू था दैट मैंने पूरा आर्टिकलशिप में एफआर ही पढ़ा है, एफआर ही ऑडिट किया है, और मैंने स्टडी लीव में बस एक बार एफआर पढ़ा। और अभी एग्जाम के 3 दिन पहले मैंने एफआर स्टार्ट किया, 3-4 दिन पहले एफआर स्टार्ट किया, और बाय द एंड ऑफ द 4 days तो एफआर इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसमें आपको 1.5 डे का लिमिटेशन नहीं रहता, यू कैन स्टार्ट वेल बिफोर द टाइम। तो मैंने 4 दिन पहले स्टार्ट किया था एफआर।
आइडियली आई वुड से 5 to 6 days पहले स्टार्ट करना है आपको। तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, 4 दिन पहले स्टार्ट किया और मैं थोड़ा मतलब धीरे धीरे ही कर रहा था। फिर जब लास्ट डे आया मैंने देखा अच्छा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी रह गए हैं, तो तब एकदम थोड़ा प्रेशर बिल्ड होने लग गया, नहीं अभी खत्म करना है, एक दिन ही बचा हुआ है। तब मेरा आई गेस इंडेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से इंडेस 101 एक रह गया था मेरा, एंड आई वाज लाइक इस इंडेस 101 जनरली आता नहीं है एग्जाम में, बट इस बार पक्का आएगा। आई वाज वेरी श्योर ऑफ इट, एंड पता नहीं क्यों इट वाज लाइक एन इंटरनल गट फीलिंग। और मैंने इंडेस 101 इट वाज लाइक अराउंड 1:15, अभी मैं इंडेस 101 स्टार्ट किया। आई हैड टू रीच द एग्जाम सेंटर। मेरा एग्जाम सेंटर था लाइक अराउंड 20 minutes फार फ्रॉम वेयर आई वाज, और मुझे अभी इंडेस 101 खत्म करना है और 1-2 और छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स खत्म करने हैं। तो आई रीच एग्जाम सेंटर और मैंने इंडेस 101 खत्म किया, बट मैं एग्जाम सेंटर 1:47 को पहुंचा और एकदम मतलब पूरा स्वेटी होके पहुंचा, एकदम पैनिक में पहुंचा। फिर एग्जाम पेपर लिया, पढ़ रहा था। तो आई फील दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई मेड। मैंने ऑलरेडी आई शुड हैव ट्रस्टेड माय प्रिपरेशन, और जो इतना लास्ट में पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो वो पैनिक करके स्टार्ट किया। और हमारे अटेम्प्ट में ICI ने बहुत सारे मेल्स भेजे थे दैट आपको जो MCQ बुकलेट नंबर है वो बहुत ध्यान से फिल करना है। तो ये मतलब मैसेज में भी आया था, मेल हर दिन मेल आता था इसका। तो आई वाज लाइक ओके MCQ बुकलेट नंबर बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो मैं मतलब 5 ठीक है, 5 ही है ना, 5 मतलब ये सब करने में मेरा 15 मिनट चला गया, MCQ बुकलेट नंबर फिल करने में, रोल नंबर फिल करने में। तो आई स्टार्टेड माय एक्चुअल MCQ से 2:15 और मेरा 3 बजे तक MCQs खत्म हुआ। तो आई वाज ऑलरेडी 1 hour अप एंड आई जस्ट फिनिश्ड MCQs। ओके। तो अभी यहाँ पे अगेन और पैनिक बढ़ने लग गया मेरा, दैट अभी बस 2 घंटा बचा है और पूरा डिस्क्रिप्टिव बाकी है। फिर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वो इजीली सॉल्व हो गया था। फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया बिजनेस कॉम्बिनेशन का। तो आई वाज लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन जो मुझे आता है वही वाला एडजस्टमेंट्स आए हैं। आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज लाइक ठीक है, जो भी टाइम मेरा MCQs में वेस्ट हुआ है आई कॉम्पेंसेटेड बाई डूइंग इट अ बिट फास्ट। तो मैंने बहुत फास्ट किया बिजनेस कॉम्बिनेशन का और बैलेंस शीट मैच ही नहीं हुआ। और यहाँ पे भी पूरा हाय दर्द। ये जनरली होता नहीं है मेरे साथ, मैं मतलब दोनों एडजस्टमेंट ध्यान से ही करता हूँ। और इट वाज लाइक वेरी रेयरली दैट मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं करता, दैट तो एग्जाम में मैच नहीं किया। तो अभी मतलब पूरा पसीना आने लग गया। आई वाज लाइक क्या गड़बड़ किया है मैंने। तो मैं अभी वापस स्टार्टिंग से देख रहा हूँ क्या गड़बड़ किया है मैंने, और गड़बड़ मिल ही नहीं रहा था मुझे। मतलब सब में दो एडजस्टमेंट है, क्यों मैच नहीं कर रहा है। फिर आपस मतलब थोड़ा सा सांस अंदर बाहर की, फिर आपस से देखा और फिर मिला क्या इशू था। बहुत ही छोटा इशू था, वो इशू मैंने रेक्टिफाई किया। बट देन अगेन देखा अभी मैं बहुत सिग्निफिकेंटली पीछे चला गया हूँ और अभी एकदम पैनिक करने लग गया और मुझे चक्कर आ गया। और एग्जाम में मैं चक्कर खा के गिर गया था, मतलब बेंच पे। ओह माय गॉड। और इसमें और 5-6 मिनट वेस्ट हो गए। तो अभी बाय द टाइम आई वाज लाइक 1 घंटा बचा था, अभी मुझे सिग्निफिकेंट लिए अभी पेपर पेंडिंग था। आई वाज लाइक इतना मेहनत मैंने किया था, पूरा आर्टिकलशिप में, स्टडी लीव में, पूरा बेकार चला जाएगा। दिस वाज द टाइम आई फेल्ट सो लाइक आई वाज लाइक आई गेव अप होप ऑन सीए। मैं शायद पास हो जाऊं, बस है रैंक छोड़ो अभी। तो आई वाज लाइक अभी ठीक है, अभी मेरा बस एक ही मोटो है, एग्जाम को कंप्लीट करना है। तो उसमें मैंने नमकार मंत्र गिना, पहले 1 सेकेंड 30 सेकेंड्स पॉज लिया, नमकार मंत्र गिना। फिर यहाँ से मेरा थोड़ा वापस पेस, नमकार मंत्र बोलने के बाद मेरा थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैं पेपर कंप्लीट कर लिया। बट मैंने पेपर कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे आंसर्स को कंसाइज कर लिया था। तो इसकी वजह से अगर 5 मार्क का क्वेश्चन तो मुझे सिर्फ 3 मार्क मिले थे उसमें। तो ऐसे तो FR में मेरा 67 मार्क्स था। एंड दिस वाज द लीस्ट अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स। 67 इज कम कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स से। ये सपना होता है ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का। यू गॉट एग्जेम्पशन। या आई वाजंट श्योर ऑफ इट। और मैं पेपर लिखने के बाद बाहर आया, आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। आई वाज लाइक विल आई इवन क्लियर इट और नॉट। और मैं घर जाके आई डिड द बिगेस्ट मिस्टेक अगेन, एक और गलती। सब लोग मना करते हैं, मैं वही गलती किया। I know what you did. मैं कंपेयर किया एंड आई वाज लाइक इतने सारी गलतियां मिल रही है। अभी तो आई वाज लाइक इट वाज लाइक अगेन 7 or 8 PM आई वाज स्टिल कंपेयरिंग। ओके। 2 घंटा मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया था। मैंने एवेल्युएट भी कर लिया था कितना मार्क्स आएंगे मुझे। आई वाज लाइक रैंक आएगा नहीं आएगा। आई वाज लाइक ठीक है, इसके बेसिस पे तो रैंक नहीं आने वाला अभी। एंड देन आई स्पोक टू माय सिस्टर अगेन। दिस वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। शी टोल्ड मी दैट देख अभी समझ तुझे कितना मार्क्स मैक्सिमम चला जाएगा। तो मैंने बोला आई एक्सपेक्ट 60 to 70 आएगा। एंड देन शी सेड तू कितना एक्सपेक्ट कर रहा था? शी सेड आई सेड
अराउंड 80 to 90 तो कितना मार्क्स गया तुझे? आई सेड 20 मार्क्स मिनिमम तो गए हैं, तो बाई 5 डिवाइड कर, 4 मार्क एक सब्जेक्ट में तुझे इंक्रीज करना है बस। वाओ। तो इट रियली जो मुझे 1 मिनट पहले इतना इम्पॉसिबल लग रहा था, वो उनके एक सिंपल मैथ से इतना पॉसिबल लग रहा था। बस 3-4 मार्क एक एग्जाम में पुश करना है मुझे। और इसके बाद आई स्टॉप्ड क्राइंग, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, और अभी एकदम फोकसली मैंने प्रिपेयर किया। और फिर इसके बाद से कोई भी इशू नहीं था। आई प्रिपेयर्ड AFM, ऑडिट, DT, IDT वेरी वेल, और सारे पेपर मेरे अच्छे गए थे। वाओ। सो आपके ऑडिट में 94 आए थे, राइट? 93। वो 93। अच्छा। AFM से आई वाज वेरी हैप्पी दैट मेरा सारे एग्जाम अच्छे जा रहे हैं। Wow. बट FR अगर मैं अपने दीदी को कॉल नहीं करता उस मोमेंट पे, तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन सिटिंग हियर। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी यू हैव। आई थिंक दिस इज एन इंस्पिरेशन कि अगर आपका कुछ खराब हो भी जाए एक एग्जाम, आप चिंता मत करो, यू फोकस ऑन दी अदर एग्जाम्स कि है ना, वो सब अच्छे जाएंगे। तो वो सब इतने अच्छे गए कि यू गॉट ऑल इंडिया 1 रैंक। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अच्छा न्यूज़। ऑसम मोटिवेशन ये था। अब इट्स नॉट डन अंटिल इट्स एक्चुअली डन। हाँ, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब आपका रिजल्ट डे का आप मुझे स्टोरी बोलिए, लाइक हाउ वाज दैट डे? क्योंकि दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग डे ऑल टुगेदर ऑब्वियसली। तो वो कैसा था? सो 2 मोमेंट्स थे। एक मोमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ये AFR वाले दिन जब मैंने अपने दीदी से बात किया था। तो ये जो सेकंड मोमेंट था, ये रिजल्ट वाला दिन था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो हम सारे फैमिली मनाली गए थे घूमने, हिमाचल प्रदेश। अच्छा। और वी वर एट अंजनी महादेव मंदिर। तो हमने आई गेस रिजल्ट्स वर एक्चुअली सपोज टू कम एट इवनिंग और समथिंग, बट आए नहीं थे। दे मेंशन्ड इट विल कम एट लेट इवनिंग, और इट वाज ऑलरेडी अराउंड 6-7 PM। वी फिनिश्ड द ट्रैक, वी रीच्ड द टेम्पल, और अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं थे। और यहाँ पे मुझे मतलब कुछ डिवाइन होता हुआ महसूस हुआ। लाइक 7 बज गए थे, पूरा अंधेरा हो चुका था। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड वी सॉ बिहाइंड देयर वाज नो वन एक्सेप्ट अस। एंड हम मतलब ATV राइड से आए थे आधा रास्ता। तो वो जो बाइक वाला था वो भी नहीं था वहाँ पे। अभी तो हम एकदम पैनिक करने लग गए, अभी कैसे होगा, लाइक इफ वी स्टे हियर वी विल फ्रीज। और मम्मी पापा भी साथ में, एज्ड है, कैसे होगा। एंड पापा ने बोला ठीक है अभी छोड़ो, जो होगा पहले जाके मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम मंदिर पे गए, देयर वाज सम सेज। तो वो सेज आए, पापा के पास खुद ही आए और कुछ विभूति दिया। वो बोले अपने बेटे पे लगाओ, आज कुछ बहुत अच्छा होगा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, बट ऑल दिस रियली हैपेंड। ओके। एंड पापा विभूति लगाए सब पे, मेरे पूरे फैमिली पे विभूति लगाए। और वी सॉ दैट शिवलिंग मेड आउट ऑफ आइस, एंड देन वी रिटर्न बैक। एंड हम आधा रास्ता और नीचे आए। वी वर लाइक अभी कैसे हम जाएंगे, कोई है भी नहीं, और बहुत अंधेरा है, एंड वी कैन नॉट गो बाय आवरसेल्व्स। मेरी मम्मी ऑलरेडी उनके पैर दुख रहे हैं। और इतने में ही वो जो बंदा जो हमको ड्रॉप किया था, वो बंदा हमको ढूंढते हुए आ गया। तो वी फेल्ट लाइक एंटायरली मैजिकल। मतलब कैसे कोई भी नहीं था पूरा हिल में, कोई भी नहीं था। वी वर द ओनली 4 पर्सन्स ऑन दैट सेज। वो सेज तो हमको विभूति देकर चला गया, गायब भी हो गया। और इस बंदे को देख के हमको मतलब भगवान ही आ रहे हैं। फिर हम नीचे पहुंचे, हमने होटल में वापस चेक इन किया, और इट वाज लाइक अराउंड 10 PM। और अभी सब लोग बोल रहे थे अभी रिजल्ट आने वाला है। तो आई वॉज वेटिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मुझे रैंक आएगा, बिकॉज AFM से IDT IBS सारे एग्जाम्स अच्छे गए थे। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई हैड हर्ड दैट ऑल इंडिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक्स को प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। तो आई हैड इंस्टॉल्ड Truecaller in my phone to see whether he'll actually call or not. And ऑलरेडी 10-20 हो चुका था। आई डिड नॉट रिसीव एनी कॉल। तो अभी मैं थोड़ा मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था। मैं पापा को बोल दिया इस बार ऑल इंडिया फर्स्ट तो टॉप 3 में तो पक्का नहीं है। तो पापा बोले नहीं आएगा तुझे, पक्का टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 क्या, फर्स्ट रैंक आएगा, पापा यही बोले। और फर्स्ट रैंक ही नहीं, अब तक का हाईएस्ट मार्क्स आएगा, ऐसे बोले। तो अब आपका CA फाइनल का रिजल्ट आ गया, आपको Air 1 आ गया। उसके बाद जॉब मार्केट में क्या हुआ? लाइक व्हाट वुड यू से, आपको कैंपस में कैसे मिले, ऑफ कैंपस हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? उसके बारे में थोड़ा अगर आप जानकारी दे सके तो इट बी हेल्पफुल। तो मेरे 2 ड्रीम्स थे जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था। एक ड्रीम था Air 1 लाना CA फाइनल में, और वो हो गया था। एक और ड्रीम था BCG में जॉब मिलना। ओके। लाइक हर जगह यही था, BCG में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। उनका इंटरव्यू बहुत ही टफ है। उनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया भी बहुत मुश्किल से
लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। हाँ तो अभी जब बहुत लोगों को लगता है एक बार रैंक आ गया तो लाइफ सेटल्ड है, कोई प्रेशर्स नहीं है, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट देन द रियल टेस्ट स्टार्ट्स आफ्टर योर रिजल्ट्स। ओके। तो दिसंबर 26 को रिजल्ट आया था, तो जैन फेब मार्च, दिस वेर द मोस्ट टेस्टिंग फेजेस ऑफ माई लाइफ, दिस 3 months। डायरेक्टली आफ्टर दिसंबर एंड, मतलब नेक्स्ट मंथ से ही टेस्टिंग फेज। हाँ, जनवरी में MDP था, बट देन कुछ इंटरव्यूज चालू हो गए थे जनवरी से। MDP मीनिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो जो अपना ICI है, इट कोलैबोरेट्स विद सेवरल B schools, लाइक सम केसेस में IIM से और कभी कभी ISB से करता है। हमारे टाइम पे ISB से किया है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। और ये 10 days का प्रोग्राम रहता है। इट इज जनरली फॉर रैंकर्स, बट नॉन रैंकर्स के लिए भी करते हैं कभी कभी। ओके। एंड यहाँ पे दे टीच यू अबाउट लीडरशिप, मोटिवेशन, हाउ टू बिल्ड approach to thinking, how to build a thought process, analytical mindset and stuff. Yes. तो जनवरी में MDP था। तो MDP was like ठीक है, chill था, pretty chill, but then I saw people were actually very competitive. So, मतलब when you got AIR, it's not like okay you are the top. Yeah. तो ऐसा I knew that there are a lot many who may be more capable than me, but that didn't show up in the results. It was hard to accept this, but I accepted this much before my results only. That यार आगे इसका मतलब ये नहीं that आपको सब कुछ पता है। So humble. तो जब मैं MDP में गया था, was seeing people were very competitive. सब लोग मतलब अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, and I was like running everywhere for podcasts, for this interviews and stuff. मेरा इंटरव्यूज खत्म ही नहीं हो रहा था। तो यार उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। While this podcasts and might seem fancy, but then they kill your preparation time for your interviews. हाँ, right after the result. हाँ, तो आई गेस तब मेरा जनवरी में चीफ मिनिस्टर का भी मीट था। वो चीफ मिनिस्टर मीट में मेरा मतलब 3 बार रिस्केड्यूल हुआ था वो। ओके। उनका फेलिसिटेशन, तो उनके चक्कर में मेरा आई गेस 10-15 दिन वेस्ट हो गया था। तो मैं बार बार ट्रैवल किया वापस, मतलब वी वर द सेक्रेटरीट एंड देन चीफ मिनिस्टर वॉकड अवे, ऐसे 1-2 बार हुआ था। ओके। तो इसमें बहुत दिन वेस्ट हो गए थे। एंड देन MDP में भी इतना कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बट देन हियर वेर एक्चुअल the most important phase of your life starts, the campus placements. मतलब पूरा डर का माहौल रहता है, किसको क्या कंपनी मिलेगी। और अभी आपका रैंक 1 है तो प्रेशर भी ज़्यादा रहता है that आप किस कंपनी में जाओगे। People start judging you when even you don't know a small thing, people start judging you. अरे इसके रैंक 1 इसको भी नहीं आता है। तो वो भी मतलब प्रेशर मेंटेन करना, वो भी प्रेशर बैलेंस करना पड़ता है। You have to handle that. And तो मैंने MDP के बाद I got ठीक है, अभी नो मोर इंटरव्यूज, अभी प्रॉपरली प्रिपरेशन पे फोकस करना है। हैव टू मेक माई बेसिक स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए था जितना मेहनत किया रैंक आ गया और कंपनी अच्छी नहीं मिल रही है। तो फरवरी में आई गॉट वेरी गुड ऑफर्स, बट देन BCG का आई वॉज लाइक ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर कब BCG आएगा। तो आई डिडंट एवर ओपनली से इट, बट मन में ऑलवेज था दैट मुझे बस BCG मिलना है। मतलब बहुत सारे कंपनीज थे, बहुत सारे अच्छे ऑफर्स थे। एक कंपनी का पे 36 lakhs था। बट देन आई वाज लाइक मुझे सिर्फ BCG में जाना है। तो BCG का इंटरव्यूज फरवरी में उनका शॉर्टलिस्टिंग आया था, फरवरी एंड में। तो आई वाज शॉर्टलिस्टेड। शॉर्टलिस्टिंग के बाद लाइक शॉर्टलिस्ट हो गया, बहुत खुशी हुई। बट अभी लाइक पूरा प्रेशर अभी है। अभी आपको 3 हफ्ते में आपका इंटरव्यू है, अगर आपने ये इंटरव्यू नहीं किया तो मतलब खत्म। Then again there's a cooling period of 2 years. So once if you are rejected in an interview, you cannot reapply for 2 years. 2 years. 2 years, yeah. Wow, okay. And 2 years के बाद भी मतलब कोई अप्लाई नहीं करते। एक बार रिजेक्शन हो गया तो रिजेक्शन फॉर एवर। तो ये सब प्रेशर को हैंडल करते हुए आपको प्रिपेयर करना है। और इसी टाइम पे मेरा एक ऑडिट का भी बहुत हेक्टिक चलने लग गया। तो फिर मैंने वो 1 हफ्ता मेरा उसमें चला गया था। तो मेरे बस 2 हफ्ते बचे थे और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया था BCG का। तो मैंने जाके अपने मैनेजर को बोला दैट नहीं अभी मुझे 2 हफ्ते तो चाहिए ही चाहिए छुट्टी। तो 2 हफ्ते छुट्टी लिया मैंने और BCG का अच्छे से प्रिपेयर किया। सो दे जनरली आस्क यू लॉट ऑफ केसेस। अगर आप तो एक बार आपका शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपका क्या रैंक है कुछ मैटर नहीं करता है। आपका बिग 4 से आर्टिकलशिप पे, आपका मिड साइज से आर्टिकलशिप पे, आपका रैंक नंबर 1 है या 50 है, नथिंग मैटर्स। ऑल दैट मैटर्स इज वेदर यू क्रैक द केस और नॉट। तो सच मतलब जो आपका द इंटरव्यू प्रोसेस और उनका BCG का प्रोसेस पूरा एकदम इतना स्ट्रीमलाइंड और इतना इफेक्टिव है। उनका शॉर्टलिस्टिंग भी 3 बार रिव्यू होता है, इज व्हाट आई हैव हर्ड। तो इट्स नॉट लाइक समबडी
रिजेक्ट्स यू एंड यू आर रिजेक्टेड, उनका भी 3 लेवल रिव्यू होता है that जो रिजेक्ट किया प्रॉपर्ली रिजेक्ट किया है नहीं किया है, जो सेलेक्ट किया प्रॉपर्ली सेलेक्ट किया नहीं किया है. इट्स नॉट लाइक आप किसी को जानते हो आपको सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है. दे आर वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग. शॉर्टलिस्टिंग के बाद so they conduct all interviews on only one day for CA cohort. So there are basically 3 cohorts in BCG, IIT cohort, IIM cohort and CA cohort. CA cohort के लिए जनरली सारे इंटरव्यूज 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं पूरे. ओके. All rounds of interviews generally 3 to 4 rounds रहते हैं. And so you get added to a WhatsApp group that you have been shortlisted and आपको कुछ goodies भी मिलते हैं तो थोड़ा फॉर इंटरव्यू के लिए. हाँ, once you are shortlisted. ओह वाओ. ओके. BCG का एक मग रहता है, एक डायरी रहती है, कुछ चॉकलेट्स रहते हैं. That's a very sweet gesture. तो इट्स ऑल्सो अ साइन दैट अभी शुरू कर लो, अब बकलअप करो, अभी आपका इंटरव्यू अभी हम लेने वाले हैं आपकी बेसिकली. तो 3 हफ्ता मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, gave a lot of mock tests, there were a lot of my, so आपको cases cannot be dealt on your own, you have to find someone with whom you can solve cases. तो हमारे जो भी शॉर्टलिस्ट हुए थे, I guess around 30-35 और लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे in this hiring cycle. तो उसमें से मैंने 3-4 लोगों के साथ अपना एक बड़ी ग्रुप फॉर्म किया और उनके साथ मैं केसेस सॉल्व करता रहता था, दिन के 2 केसेस 3 केसेस ऐसे. और by the time the interview date was coming, the day was coming, I was almost ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है मेरा, I was confident of cracking cases. But still you never know, अगर आपने वो केस क्रैक नहीं किया तो आपका इतना मेहनत बेकार चली जाएगी. और तो the interview day 3 rounds मेरे आगे 3 rounds हुए थे. फर्स्ट राउंड अच्छा गया था, सेकंड राउंड अच्छा गया था, थर्ड राउंड मतलब मैं स्टार्ट किया, he told to introduce myself, I introduced myself. उसने एक केस दिया था, तो वो केस में सॉल्व कर रहा था और मतलब वो सॉल्व, इट वाज जस्ट 2 minutes I started solving the case. I started saying okay मेरा ये assumption है, मैं इस फ्रेमवर्क को यूज़ करूँगा, and it was a very unconventional case. तो फर्स्ट 2 केसेस तो बहुत ही सिंपल और अच्छे केसेस थे, मतलब समथिंग which I had already prepared, kind of prepared, though not exactly prepared, but first 2 cases were conventional and easy. थर्ड केस जो मैनेजिंग डायरेक्टर पार्टनर था, the case was some founder is dead and his sons want to take over the company now and they have to decide which companies to divest and which companies to retain. So I remembered vaguely from my CA Inter SM that there is a BCG growth share matrix, stars, cash cows, question marks and वो वाला. तो आई ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ हो गया मेरा, तो वो मैं उनको चिपका दिया था, जैसे एक मेरा ये अप्रोच रहेगा दैट स्टार्स को आप रिटर्न करोगे, कैश कोस को आप रिटर्न करोगे, जो क्वेश्चन मार्क्स है उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे और जो डॉग्स है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे. तो ही लिसन में अप्रोच, और देन उसने इसके बाद में मतलब उसको सॉल्व करा था मैं केस, ये आपके ये सेक्टर से, तो मैं उसको डिवाइड किया, ये स्टार्स होंगे, ये कैश कोस होंगे, ये डॉग्स होंगे. और इतने में वो बोला ठीक है वी कैन एंड द केस नाउ. मतलब मैं कंप्लीट भी नहीं किया, आई वाज जस्ट सॉल्विंग द केस एंड ही सेड यू कैन एंड द केस नाउ. एंड आई वाज लाइक ठीक है गया, एंड वी कैन एंड द केस नाउ एंड ही सेड टेल मी व्हाई बीसीजी. एक सडनली क्वेश्चन पूछ लिया. फिर मैं बोला बीसीजी में द पीपल आर सो प्रोडक्टिव, यू मीट द शार्पेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, स्टैंडर्ड आंसर्स है, वो सब आंसर्स दिए, एंड देन ही सेड ही कट द कॉल. ऑनलाइन था ये, ऑनलाइन इंटरव्यू था. ओके. एंड अभी आई वाज लाइक एक्सट्रीमली शॉक्ड, क्या हुआ, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये, मतलब केस पूरा कंप्लीट हुआ नहीं. जनरली ऐसे होता नहीं है, आई गेस केस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता, इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन द केस. तो आई वाज लाइक ये कुछ दोस्तों को मैंने पूछा, कुछ दोस्त बोले शायद उसको अप्रोच पसंद नहीं आया जो मैंने वो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स का बनाया था, और कुछ लोग बोले नहीं ही इज एमडीपी, उसको अब आइडिया मिल गया होगा तो तू कैसे सॉल्व कर रहा है, और ही मस्ट बी फाइन विद इट. और अभी वापस पूरा स्पेसिफिक्स में ही डिडंट वांट टू गो एंड हेंस ही एंडेड द केस. सो आई गॉट मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय सीनियर्स. एंड अभी रिजल्ट्स जनरली एक दिन में ही बोल देते हैं, बट हमारा इंटरव्यू फ्राइडे को हुआ, थर्सडे को हुआ था, और जनरली फ्राइडे को आ जाना चाहिए था. फ्राइडे आए नहीं, तो अब सीधा मंडे को, तो वो 3 दिन इतना स्ट्रेस में, मतलब नींद ही नहीं आई मुझे. हर रात में होगा नहीं होगा, व्हाट विल हैपन. एंड फाइनली मंडे को रिजल्ट्स आए, एंड ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड ऋषभ कांग्रेट्स, वी आर एक्सटेंडिंग यू एन ऑफर. I was like ये सच में, he didn't say my name, he said hey we are extending you an offer. तो मुझे लगा सही बंदे को कॉल किया ना, कहीं वापस ऐसा ना बोलते गलत बंदे को कॉल कर लिया. तो I asked him you are calling ऋषभ only right? उसको ये समझ में नहीं आया, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ. he said what, ऐसे मतलब थोड़ा
वो भी झटके में हो गया। लाउडली पूछा व्हाट इज है, कुछ नहीं। अब लाइक अभी भी मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं था दैट मेरे लिए एक कॉल था या फिर किसी और के लिए कॉल था। एंड फिर उसके 1 हफ्ते बाद ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर आ गया, ठीक है अभी कोई टेंशन नहीं है। Fantastic. We wish you luck for your, stint in BCG. I feel all this is divine intervention. That मतलब हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, बट देन लक ऑल्सो शुड मैटर। आपका वो उस पॉइंट पे क्या कंपोजर है। अभी आप कुछ मेरे दोस्त थे जो बहुत ही अच्छे थे केस इंटरव्यू केसेस सॉल्व करने में, बट उनका नहीं हुआ बिकॉज उस पॉइंट पे उनका जो मूड था वो अच्छा नहीं था। तो बीसीजी इंटरव्यू कंडक्ट करता है 8 बजे से लेकर शाम तक, पूरा मतलब एक ही दिन में। इट्स वेरी टायरिंग। सो मॉर्निंग 8 से लेकर मॉर्निंग 7:30 से लेकर शाम के 4-5 बजे तक। तो उस पॉइंट पे कुछ लोगों का कंपोजर ठीक नहीं था, सो दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लक एज वेल। I'll not say to a larger extent, but to some extent depends upon the luck as well. All things have to work rightly. आपके एक्चुअली लाइफ में एक मूवी बन जाएगी आई थिंक। द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव सीन, द थिंग्स यू हैव एक्सपीरियंस, इट्स रियली अमेजिंग। तो अब अगर कोई सीए को अगर बीसीजी अप्लाई करना हो तो व्हाट विल बी योर टिप्स ऑन दैट कि कैसे उसको करना, लाइक क्या क्राइटेरिया है बीसीजी की एक सीए को लेने की? So there are 3 parameters on which BCG shortlists a person. One is academics, second is work-ex or articleship in our case. Third is extracurriculars. So extracurriculars is generally very neglected in CA cohort. People don't focus on it. But I knew I wanted to join BCG right from my articleship days. तो तभी मैंने मतलब अपने CV में कुछ additions कर लिए थे, participating in some ICA quizzes, in some paper presentations. तो वैसे मतलब कुछ चीज़ें मैंने BCG के perspective से already add करके रख दिया था। And I did this even unluckily जहाँ से मैंने schooling किया था वहाँ पे भी मेरे ऐसे extracurricular activities बहुत सारे थे। तो I was very sure I was strong in academics and work-ex. Extracurriculars are decent. तो BCG wants spikes in at least 2 out of these 3. अगर आपका academics और work-ex अच्छा है, it's fine. अगर आपका academics और extracurriculars अच्छा है, still it's fine. All these 3 demand equal footing. Academics, work-ex and extracurriculars. तो ऐसा नहीं है that आपने अगर articleship Big 4 से नहीं किया तो आपको shortlisting नहीं मिलेगा, और या फिर आपका रैंक नहीं तो आपका shortlisting नहीं मिलेगा. They see 2 spikes out of these 3 parameters. 2 में आपका above पार होना चाहिए परफॉर्मेंस, और एक में डिसेंट। 2 स्पाइक्स एंड 1 डिसेंट परफॉर्मेंस। तो यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर ये माइंडसेट से आपको प्रिपेयर करना है। तो यू हैव टू राइट फ्रॉम आर्टिकलशिप वी हैव टू बिल्ड दैट। हाँ, तो आपका एक बिग 4 कुड बी अ स्पाइक। अभी सिर्फ बिग 4 का टैग ही नहीं है, डिपेंड्स व्हाट प्रोजेक्ट्स आपने क्या प्रोजेक्ट्स किया है एक्चुअली, आपको कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर क्लाइंट का, आपको कुछ अवार्ड्स मिला नहीं मिला है ड्यूरिंग योर, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स मैटर। इट्स नॉट लाइक जस्ट बिग 4 से किया है तो आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा। मतलब जो भी करो उसमें इंटरेस्ट है ना आपका, बेसिकली यू हैव टू शो दैट यू आर एक्सेप्शनल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। वाओ, ऑसम। और एटलीस्ट 2 out of these 3 parameters. And I have seen lot of people who have not got a rank still in BCG, who are not from Big 4 still in BCG. They have built their CV that way. तो अभी आपने रिसेंटली एजुहोम कनेक्ट ज्वाइन किया है, बीइंग अ सीए एंड सीएमए रैंकर ऑल इंडिया 1, तो ऐसा क्या यूएसपी है एजुहोम कनेक्ट में कि स्टूडेंट्स ज्वाइन करे? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएसपी तो है इसका कंटेंट एंड क्वालिटी। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, वो तो है ही है ऑब्वियसली, एंड बट सेकेंड एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज द टेक्नोलॉजी विच इज अराउंड इट, द डैशबोर्ड्स आई वुड से। तो यहाँ पे इतना इन डिटेल एनालिसिस होता है दैट आपने एक एमसीक्यू कितना समय में अटेम्प्ट किया है वर्सेस क्या आपको टाइम देना चाहिए था टू अटेम्प्ट इट, इतना इन डिटेल एनालिसिस मिलता है आपको। और पूरा वर्चुअल डैशबोर्ड से आप देख सकते हो आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, कितना पेंडिंग है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एक्सपर्ट्स आंसर्स, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड जो आपके बैच में सबसे टॉपर है, टॉपर के आंसर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। सो यू कैन सी हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देयर आंसर पेपर्स। तो इतना इन डिटेल एंड इतना फोकसली प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है। एंड आई थिंक इनफैक्ट रिविजन नोट्स भी दिया जाता है, राइट? Correct. I think so that is a added boon. Yeah, I feel this would be a game changer. अगर आप मतलब एक
जब आप एक चैप्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पहले अगर यहाँ पे दे आर एम्बेडिंग द कॉन्सेप्ट नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर इन द बिफोर टेस्ट बिगिंस ओनली, बिफोर टेस्ट बिगिंस, सो आप वो रिवाइज करके टेस्ट दे सकते हो। तो उसमें बहुत सारे इंटरेक्टिव चार्ट्स रहते हैं। तो अब समझ लीजिए कोई आप एफआर का एग्जाम दे रहे हो तो एफआर में आपका जो इंडेस में बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में उसके चार्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको। इट्स लाइक इन्होंने आपके लिए पूरा खाना बना के आपको परोस के दे रहे हैं, बस इतना चम्मच डालना है, खाना है, चबाना है, खाना है बस, इतना दे हैव मेड लर्निंग कन्वीनियंट। Wow, that is very true. Wow, awesome. We wish you luck for your stint at BCG. थैंक यू। Thanks a lot for your time, Rishabh, and stay connected to EduHome Connect for more such content.